नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार आजमगढ़। इस 31 दिसंबर को पूरा शहर झूम उठने वाला है क्योंकि होटल गोल्डन फॉर्च्यून आजमगढ़ लेकर आ रहा है न्यू ईयर ईव का सबसे धमाकेदार इवेंट। इस रात को और खास बनाने आ रहे हैं सन ऑफ साबरी ब्रदर्स अपनी सोफी और सोलफुल आवाज के साथ, और डांस फ्लोर को फायर बनाएंगी डीजे साहिबा अपनी हाई एनर्जी बीट्स के साथ। एक ही रात, एक ही स्टेज एंड सो मच ऑफ डबल धमाका। ये पूरा शो फनकार के द्वारा क्यूरेटेड है, जहां एंटरटेनमेंट का लेवल हमेशा टॉप नॉच होता है। तो वेन्यू याद रखिएगा, होटल गोल्डन फॉर्च्यून आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जिले में सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर लाखों की ठगी करने वाले एक शातिर साइबर अपराधी को साइबर क्राइम थाना पुलिस ने दबोच लिया है। खुद को बेसिक शिक्षा अधिकारी बताकर ईसीसी शिक्षक पद पर फर्जी नियुक्ति पत्र देने के नाम पर यह आरोपी अभ्यर्थियों को जाल में फंसाता था। तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने अंतर जनपदीय अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन और अहम डिजिटल सबूत बरामद किए हैं। बता दें कि साइबर क्राइम थाना जनपद आजमगढ़ पुलिस ने ईसीसी शिक्षक पद पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ठगी करने वाले एक अंतर जनपदीय अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त खुद को आजमगढ़ का बेसिक शिक्षा अधिकारी बताकर अभ्यर्थियों से 10 से 40 हजार रुपए तक की रकम ऐंठ रहा था। इस मामले में थाना साइबर क्राइम पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बता दें कि विवेचना के दौरान साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में साइबर टीम ने तकनीकी विश्लेषण और मोबाइल लोकेशन के आधार पर अभियुक्त राम सिंह पुत्र स्वर्गीय शिव गरुण निवासी नयका महीन झूसी प्रयागराज, वर्तमान पता बंदी पट्टी चौराहा भंवरगढ़ धन्नोपुर हंडिया पर प्रयागराज को गुरुवार को कस्बा पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। मोबाइलों की जांच में फर्जी ईमेल आईडी, व्हाट्सएप प्रोफाइल, ईसीसी शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची, टेलीग्राम ग्रुप के स्क्रीनशॉट और अन्य डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त एक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा हुआ था, जहां शिक्षा विभाग से जुड़ी भर्तियों और अभ्यर्थियों की सूचियां साझा की जाती थी। अभियुक्त ने उत्तर प्रदेश BSA ऑफिस आजमगढ़ @gmail.com नाम से फर्जी ईमेल आईडी बनाकर और व्हाट्सएप व ट्रू कॉलर पर खुद को बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ दर्शाया। फर्जी ईमेल के जरिए अभ्यर्थियों को ईसीसी शिक्षक पद पर चयन का झांसा देकर 40 हजार की धरोहर राशि मांगी जाती थी। भरोसा दिलाने के लिए आधार कार्ड, फोटो और नियुक्ति हेतु 3 विद्यालयों के विकल्प भी मांगे जाते थे। इसके बाद जनसेवा केंद्रों के QR कोड भेजकर भुगतान कराया जाता और रकम मिलते ही अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिए जाते थे। अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं में विधिक कार्रवाई की जा रही थी। उन्होंने अपील किया है कि किसी भी सरकारी नौकरी के नाम पर ईमेल, कॉल या सोशल मीडिया के जरिए धनराशि की मांग होने पर सतर्क रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी थाना या साइबर हेल्पलाइन पर दें। क्या कुछ कहना है चिराग जैन, एसपी ग्रामीण का सुनिए। जी, जिनसे गिरफ्तार किए गए हैं और क्या था, कैसे उनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी किसी का? देखिए, 25 दिसंबर को हमारे पास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने बताया कि उसको एक BSA की आईडी से एक मेल आया है, जिस पर उसको एक ECCE शिक्षक एजुकेटर के नाम पे पद के नाम पे भर्ती के नाम पे मेल किया गया है और उसको 40 हजार रुपए जमा कराने को बताया गया। उसने पैसा पूरा जमा करा दिया, जिसके पश्चात जो फोन कर रहे थे, जहाँ से फोन आ रहा था कार्यालय से, उन्होंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया है। इस सूचना पर हम लोगों के द्वारा उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
इसकी हम लोग विवेचना कर रहे थे, जिसमें उसके मेल आईडी को, उसके व्हाट्सएप नंबर को, उसके ट्रू कॉलर के नंबर को, सबको हमारी टीम द्वारा ट्रेस किया गया। इसमें आज इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम राम सिंह है, जो प्रयागराज का रहने वाला है। इसने बताया कि इसका जो इस फ्रॉड करने का तरीका कुछ इस प्रकार था। ये एक टेलीग्राम ग्रुपों से जुड़ा था, जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा जितनी भी विज्ञप्तियां और भर्तियां निकलती थी, उनकी विज्ञापन दिया जाता था, उसको वो नोट करता था। उसमें जितने भी अभ्यर्थियों के नाम, नंबर, उनके मोबाइल नंबर, उनके जनपद डिटेल रहती थी, उसके आधार पर इसने उनके साथ फ्रॉड करता था। इसने एक बीएसए के नाम पे एक आईडी कार्ड बना रखा था। इसने जो अपने व्हाट्सएप है उस पर भी बीएसए का फोटो लगा रखा था, ट्रू कॉलर पे भी बीएसए नाम से लिखकर उसका फोटो लगा रखा था, और उसी के आधार पर फोन करके, मेल करके उनको शिक्षक के भर्ती कराने के नाम पर पैसे ऐंठता था। इस प्रकार से इसने कई लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड किया है। इसकी आगे भी हम लोग पड़ताल कर रहे हैं। जितने भी इसमें दोषी होंगे, जितने भी इनमें निर्दोष फंसे हैं, उन सब का हम लोग एफआईआर दर्ज करके आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। और काम कर रहे हैं इसका लगभग पिछले 4-5 महीने से इसकी अभी तक जानकारी मिली है, और भी हम लोग इसकी पड़ताल कर रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट की एनालिसिस कर रहे हैं, और भी लोगों की गैंग में होने की आशंका है, जिनकी भी पड़ताल की जा रही है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे आपको बताया जाएगा। सर, पैसों का डिटेक्शन कैसे हुआ था? जनसेवा केंद्रों के माध्यम से ये पैसा हाँ डिटेक्ट जी, ये क्या करता था, जनसेवा केंद्रों के क्यूआर कोड व्यक्ति को भेजता था कि इस क्यूआर कोड पे आप पेमेंट कर दीजिए, और उसके बाद आपकी धरोहर राशि आपको वापस भी मिल जाएगी नियुक्ति के पश्चात। इसी तरह से ये फ्रॉड करता था। सर, जनसेवा का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? सेफ रहने के लिए? हाँ, जो कि इसका बैंक अकाउंट इसका वो ना हो, ट्रेस ना हो, इसके लिए ये क्या करता था, जनसेवा केंद्रों से कुछ कमीशन के नाम पर उनका क्यूआर कोड भेजकर पैसा मंगवाता था। अभी हम लोग सब पड़ताल कर रहे हैं। काफी लोगों की आशंका है। इसकी पूछताछ से, इनिशियल पूछताछ से लगभग 10 से 20 लोग अभी तक पता चले हैं। बाकी और भी गहनता से हम जांच कर रहे हैं। अभी तक एक ही व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया है, और भी गिरोह के होने की आशंका है। हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं। अभी क्या बरामद हुआ इसके पास? क्या अभी हम लोग इसकी बैंक स्टेटमेंट की भी एनालिसिस कर रहे हैं। पूरा डिटेल जो है उसका पूछताछ की जा रही है। अभी तो एक ही व्यक्ति का हमारे पास इस तरह से है, और भी 2-3 लोगों के एप्लीकेशन प्राप्त हुई हैं, उनकी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसका लिंक होने की संभावना है। क्या बरामद हुआ सर इनके पास से? इनके पास से अभी 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, और शेष चीजें अभी हम लोग इसकी पूछताछ कर रहे हैं। बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जिले के सिधाई थाना क्षेत्र के हुसैनगंज गांव के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान संदीप कुमार के नेतृत्व में 22 दिसंबर को उप जिलाधिकारी सदर को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया था कि गांव निवासी राकेश गुप्ता कत्ता फैक्ट्री का संचालन करता है। कत्ता फैक्ट्री का गंदा पानी ग्राम सभा की पोखरी में जाता है। इस पोखरी में गाँव वासियों के पशु नहाते हैं और पानी भी पीते हैं। गाँव वासियों का आरोप है कि फैक्ट्री का जहरीला पानी पीडब्ल्यूडी से परमिशन लेकर सड़क को तोड़कर पाइप के सहारे पोखरी में मिलाना चाहते हैं, जिससे पशु पक्षियों को खतरा उत्पन्न हो सकता है। किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। लोगों के हैंडपंप का पानी भी खराब हो गया है। ग्रामीणों ने एसडीएम सदर से जनहित में कत्ता फैक्ट्री का जहरीला पानी पोखरी में जाने से रोकने की मांग की थी। एसडीएम सदर ने पुलिस और राजस्व विभाग की टीम को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था। ग्रामीणों की शिकायत पर जब 2 दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो तीसरे दिन गुरुवार को ग्रामीणों ने कत्ता फैक्ट्री के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व की टीम मौके पर पहुंची और कत्ता फैक्ट्री संचालक को फैक्ट्री का पानी रोकने के लिए निर्देशित किया। इस संबंध में तहसीलदार सदर विवेकानंद दुबे ने बताया कि फैक्ट्री संचालक को दूषित पानी और फैक्ट्री का अपशिष्ट रोकने के लिए कहा गया है। यह कानूनन जुर्म है। वही फैक्ट्री संचालक राकेश गुप्ता का कहना है कि फैक्ट्री का पानी पोखरी में नहीं जाता है। इसके लिए उन्होंने अलग व्यवस्था की है। पोखरी में सिर्फ घर का पानी जाता है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं ग्राम पंचायत हुसैनगंज का प्रधान हूँ। प्रधान जी, क्या समस्या है? आपके ग्रामीण आपके साथ इकट्ठा हुए हैं। सर, समस्या बड़ी जटिल है। हमारे ग्राम पंचायत में रोड किनारे एक कत्ता केमिकल्स वाला मालिक कत्ता फैक्ट्री का इसमें खराब पानी गिराता है, जहरीला जी। और उसके लिए हम लोग आज का कैसा विरोध रहा? आज क्या हो रहा था? आज ये परसों 22 दिसंबर को पुलिस प्रशासन की मदद से पानी गिराने का प्रयास कर रहे थे रास्ता तोड़ करके, जिसको हम ग्रामवासियों ने काफी विरोध किया।
फिर आज फिर आशंका हुई कि फिर आज फिर वो प्रयत्न कर रहे हैं। तो किस तरह की व्यवस्था की गई थी, जेसीबी वगैरह? जेसीबी आई थी सर और ढाला मशीन आई थी कि पाइप आया था, मजदूर आए थे सभी लोग। इस संबंध में आपने कहीं शिकायत भी की? जी, हम माननीय एसडीएम साहब को इसकी शिकायत किए हैं। माननीय एडीएम थाना अध्यक्ष सिदारी को मार्क किए हैं कि आप जाकर इसी जांच करके फिर हमें आख्या दें, और राजस्व निरीक्षक कानून साहब को भी। तो कब आपने शिकायत की? 22 दिसंबर को। अभी कोई अधिकारी नहीं आया, हम लोग की शिकायत है। हम लोग इसका खेद है कि कोई अभी तक अधिकारी बड़े नहीं आए हैं। आज पुलिस तोड़वा रही थी? नहीं, आज हमें आशंका है कि मशीन खड़ी है सर, जेसीबी भी खड़ी है किराए पे। तो आप लोगों को डर है कि हाँ, बस वही यही डर है। सर आज आप मौके पे आए थे, आपने मौके पानी बहाने का एक मामला था सर, क्या निस्तारण किया गया है और क्या आदेश दिया गया? देखिए, जैसा कि आप लोग भी देख सकते हैं, सड़क पे पानी गिराने की शिकायत जन समुदाय की थी, और पीछे जो पोखरी है उसमें भी इनके द्वारा जो है फैक्ट्री का पानी गिराने की शिकायत थी। तो इस संबंध में मेरे द्वारा देखा गया और इनको मैंने बताया, समझाया भी है कि अपने फैक्ट्री के जो भी कचरे का पानी है, चाहे जो भी इनका अवशेष अपशिष्ट है, उसके निस्तारण की व्यवस्था स्वयं कर लें। ये इनकी जिम्मेदारी है। सड़क पे पानी बहाने का और पोखरी को दूषित करने का कोई इनको अधिकार नहीं है, और ये कानूनन जुर्म भी है। उनको समझा दिया है कि अपनी व्यवस्था स्वयं कर लें, अपनी फैक्ट्री के संचालन के लिए जो भी अपशिष्ट हैं, जो भी दूषित जल है, उसकी व्यवस्था स्वयं करें। ठीक सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले? जी, मैं हुसैनगंज हरबलपुर का रहने वाला हूँ। घर मेरा प्रॉपर बनारस है। ये गांव वाले जो लोग एकत्रित हुए हैं, ये लोग का हमेशा का कहना ये है कि कच्चे का पानी बाहर उसमें गढ़ई में बहवा रहे हैं, जो कि सिर्फ मेरा नहाने धोने का पानी गढ़ई में बहता है। कच्चे का पानी हर महीने हम टैंकर लगवा करके उसका जगह बनवाए हैं। आप लोग चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, हमारे स्टाफ से भी पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। कच्चे का पानी हमारा कहीं नहीं बहता है, सिर्फ नहाने धोने का यही पानी है। यही लैट्रिन का पानी ये जाम हो रहा है। अभी लोग अपना अलग अलग राजनीति कर रहे हैं, कोई हमसे जलने वाला है, कोई हमको देखना नहीं चाहता है। तो भाई अलग अलग ग्रामीणों का आरोप है कि आप आरोप है सिर्फ सड़क को तोड़कर पाइप डालकर कच्चा फैक्ट्री का पानी उसमें बाहर नहीं। ग्रामीणों का सड़क हम अपने मन से तो तोड़ेंगे नहीं। हम तो PWD से ऑर्डर कराए हैं। पानी यहाँ लग रहा था तो PWD वाले रोज आ रहे थे, इसका कुछ निवारण करिए, कुछ निवारण करिए। तो हमको आज 4 महीने बाद ऑर्डर मिला है PWD से, लिखित ऑर्डर। और फिर SDM साहब के यहाँ से मैंने फोर्स मांगा है कि ताकि कुछ शांति व्यवस्था बना रहे, कोई लड़ाई झगड़ा न हो, कोई कुछ न हो। अगर आपको देखना है कच्चे का पानी कहाँ बहता है, कैसे बहता है, आप उसको भी देख सकते हैं। और मेरे कुछ स्टाफ लोग हैं, इन लोगों से भी आप पूछ लीजिए, स्टाफ से भी आप गवाही ले लीजिए ना। इनका आरोप है कि रात में आप जो कि पानी गिराते हैं। एक आरोप है सर, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। टैंकर से पानी गिराते हैं? हाँ, टैंकर से बाहर फेंकवाते हैं। जो टैंकर वाला है ले जाएगा दिया। जब इन लोग को आपत्ति है कि कच्चे का पानी नहीं जाना चाहिए तो नहीं जाएगा। हमने लिखित भी दिया है, प्रधान को भी दिया है, थाने में भी लिख के दिया है। अगर गढ़े में गिराते हैं टैंकर का पानी? नहीं, गलत बात है। कोई भी अगर आरोप है, कोई भी अगर एक रिकॉर्डिंग हो तो दिखा दे। हमारे पास 75 रिकॉर्डिंग है, हम आपको दिखा दे रहे हैं कब कब पानी कैसे कैसे निकलता है, कहाँ जाता है, कहाँ उसका सुविधा है। वजह विरोध है। हमारे यहाँ कुछ लोग काम करने वाली थे उसी में, आज नहीं है। समस्या यहाँ से है, आज नहीं है। कुछ लोग उसी में हमारे यहाँ इसी जगह काम कर रही थी। तो आज वो धरने में शामिल थी? वो हमारे यहाँ काम नहीं कर रही है। हमसे इससे आगे भावना है, हमसे जलती हैं। अब हमारे कंडीशन पे आप काम करेंगे तो हम आपको अपने कंडीशन पे रखेंगे। आप कंडीशन बाहर रहेंगे तो कैसे काम होगा? हमको पैसा नहीं देना। नाली पानी को बहाने की व्यवस्था अभी आप बनवा रहे हैं, उसका परमिशन है आपको? जी, SDM साहब से ऑर्डर भी है। अच्छा, ऐसे इसके पहले इन लोग यही काम किए थे। DM साहब के यहाँ से ऑर्डर हुआ, बाकायदे फोर्स आई, सब हुआ। लेखपाल ने रिपोर्ट लगाया मेरे पक्ष में कि कच्चे का पानी पीछे गढ़ई में बहता है और सिर्फ नहाने धोने का पानी उसमें जाता है गढ़ई में। उसका कागज हम कहिए तो आपको अभी अवेलेबल करा दे। लेखपाल द्वारा लिखा गया है। अच्छा, ग्रामीणों का आरोप है कि 2019 में जब फैक्ट्री बंद हो गई थी तो समय जांच तो उसमें कुछ एरिया में दूषित पानी पाया गया। तो उनके पास जो है दिखावे, या जो हमारे प्लस में हम अपना न रखेंगे। जैसे भी हमको जो ऑर्डर हुआ सर, तो मैं वही लेके चलूंगा जैसे लेखपाल ने ऑर्डर लगाया। ठीक। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां दो पक्षों में जमकर संघर्ष। वीडियो वायरल। एक पक्ष पर दूसरे के घर पर चढ़कर मारपीट करने का आरोप। पुलिस एक पक्ष पर 2 मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। बता दें
कि रोहित सिंह पुत्र वीर सिंह ग्राम कटहन थाना मेहनगर अनुसार 16 दिसंबर को समय करीब 2 बजे दिन को मेरे घर के पीछे मेरी जमीन से हृदय नारायण सिंह पुत्र पारस सिंह, पवन सिंह पुत्र पारस सिंह, यशवंत सिंह पुत्र पारस सिंह, शिवम सिंह पुत्र हृदय नारायण सिंह, तेज प्रताप सिंह पुत्र पवन सिंह लकड़ी रख रहे थे। मना करने पर गाली देते हुए एकजुट होकर लाठी डंडा से मारने लगे। उन्होंने बताया कि मुझे बचाने वीर सेन सिंह पुत्र स्वर्गीय शिवनाथ सिंह, नंदसेन सिंह पुत्र स्वर्गीय शिवनाथ सिंह, मधुलता सिंह पत्नी नंदसेन सिंह आए तो इन लोगों को भी उपरोक्त लोग मारे पीटे, जिससे हम लोगों को काफी चोटें आई तथा जाते समय जान से मारने की धमकी देते चले गए। मामले में 17 दिसंबर को मुकदमा दर्ज किया गया। वीर सेन सिंह पिता स्वर्गीय शिवनाथ सिंह की तरफ से एक और मुकदमा दर्ज हुआ। उनका आरोप था कि गांव के सत्यम सिंह पुत्र हृदय नारायण सिंह, पवन सिंह पुत्र पारस सिंह, हृदय नारायण सिंह पुत्र पारस सिंह, यशवंत सिंह पुत्र पारस सिंह, वरुण सिंह पुत्र पवन सिंह, तेज प्रताप सिंह पुत्र पवन सिंह, शिवम सिंह पुत्र हृदय नारायण सिंह, यह लोग आए दिन मेरी जमीन को कब्जा करने को लेकर मुझे तथा मेरे परिवार को मारते पीटते हैं। इसके संबंध में मेरे लड़के द्वारा पूर्व में उपरोक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाए। दिनांक 19 दिसंबर 2025 को समय करीब लगभग 6:30 सुबह पर मेरे घर आकर कहने लगे कि तुम और तुम्हारे परिवार के लोग मिलकर हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाए हो। इसमें हम लोगों को इधर उधर जाने में मेरा करीब 10,000 रुपया खर्च हुआ है। हम लोगों को तत्काल 5,000 रुपये दो, नहीं तो तुम लोगों को मारेंगे। जब मैंने पैसा देने से इनकार किया तो उपरोक्त लोग मिलकर मुझे को गाली गलौज देते हुए मारने पीटने लगे, जिससे मुझको सिर में गंभीर चोट आई है। मैंने अपनी जान बचाकर अपने घर में भागा तो उपरोक्त लोग लाठी डंडा व ईंट चलाकर मेरे घर पर मारने लगे। मेरे घर पर लगे 2 एसी को मारकर पूरी तरह से तोड़ दिया। जब मेरे एसी से धुआं निकलने लगा तो उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भागे, जिसकी रिकॉर्डिंग वीडियो मेरे घर के मोबाइल में है। इस पूरे प्रकरण को लेकर सीओ लालगंज भूपेश पांडे ने बताया कि विवाद जमीन पर लकड़ी रखने को लेकर हुआ था और दोनों घटनाओं के संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे पुलिस जांच का हिस्सा बना रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। क्या कुछ कहना है पूरे घटना को लेकर भूपेश पांडे सीओ लालगंज का, सुनिए। ये ग्राम कटहन में मारपीट का क्या प्रकरण है? थाना में नगर अंतर्गत ग्राम कटहन है, जहां पे विवादित जमीन पर लकड़ी रखने को लेकर 2 ठाकुर पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें एक मुकदमा संख्या 536/25 पंजीकृत किया गया था। इसी मुकदमे को लेकर पुनः दोनों पक्षों के द्वारा 19/12/25 को आपस में मारपीट किया गया। एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर पे चढ़ के लाठी डंडों से उनका एसी और फ्रिज ये सब चीजें तोड़ी गई थी, जिसके क्रम में पुनः थाना में नगर पे 540/25 अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए दबंगों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। ताजा मामला अतरौलिया थाना क्षेत्र के मदियापार गांव का है, जहां मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दबंगों द्वारा एक परिवार के साथ की गई बेरहमी के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता कुमारी नीरज पुत्री वासुदेव ने अतरौलिया थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि कूड़ा फेंकने को लेकर हुए मामूली विवाद में पड़ोसी पक्ष ने एकजुट होकर उसके परिवार पर हमला कर दिया। इस मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के दौरान किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो चुका है। पीड़िता का आरोप है कि मुख्य आरोपी लालजीत, जो कि ब्लॉक पवई में तैनात ग्राम विकास अधिकारी हैं और उसका पड़ोसी भी है, के प्रभाव के चलते पुलिस ने शुरुआत में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी लगातार उस पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा है और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को पीड़िता ने अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात कर पूरे मामले से अवगत कराया और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि दबंगों के रसूख के कारण उसे स्थानीय स्तर पर न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिससे वह भय के साए में जीने को मजबूर है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बेखौफ होकर दबंगों द्वारा मारपीट की जा रही है। चीख पुकार और अफरा तफरी के बीच मानवता को शर्मसार करने वाले दृश्य सामने आए हैं। क्या कुछ कहना है पीड़िता कुमारी नीरज का, इस पूरे मामले में सुनिए। क्या नाम है आपका? कुमारी नीरज जी।
पिताजी का नाम? श्री वासुदेव। कहाँ के निवासी हैं? मदिया पार्क की। खाना कौन लगेगा? अतरौलिया। आज यहाँ पे मंत्री से मिलने आई थी, क्यों मिलने आई थी और सर पे चोट कैसी लगी, इसके बारे में बताइए। सर हम आए थे यहाँ पर मिलने के लिए, सर निवेदन कर रहे हैं मंत्री जी से, और सारे जो है सारे सर पे चोट कैसी लगी है? सर पे चोट लगी है। सुबह 7 बजे आए थे। कब? तो लोग सुबह 7 बजे कब? सुबह। अरे कब, कौन सी तारीख? तारीख 19 तारीख थी। और आए थे तो वो लोग आए प्लानिंग के साथ। पहले लोग प्लानिंग के साथ आए थे, तो हम लोगों को सर पता नहीं था कि ये लोग आज प्लानिंग बनाकर आए हैं। कि आए तो हमारे जमीन में जोर जबरदस्ती पहले आए लोग, कूड़ा करकर जितना गोबर ओबर फेंके, तो बोलने पे हम कहीं जिस जमीन पर सर विवाद है उस जमीन पर कोई काम मत करिए। तो कहें हम देखिए, हम न्यायालय को नहीं जानते, ना तो थाना पुलिस को जानते हैं। जोर जबरदस्ती लोग करने लगे। इतने मीना करने के बाद वो लोग बस से पहले तो आदमी मोबाइल छोड़ लिए। मोबाइल छोड़ने के बाद पहले आदमी मारे लोग हम लोगों को। कौन मारा, क्या कहना? लालजीत तो वही सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। लालजीत, फिर उनके पापा राधेश्याम, अवधेश और जो है विवेक, ये लोग पहले तो मारे। फिर मारने के बाद औरतों को बुलाए, कहें औरतों को इतना मारिए कि उन लोगों को आज ही खत्म कर दीजिए मारकर। हड़वा अड़वा सब लेकर आए हैं पूरा। लोग मारे, पहले औरतों को भेजकर मरवाए, फिर जाकर अगर नहीं मौके पे कोई बचाने के लिए सर नहीं आए थे मौके पे, तो हम लोगों को जान नहीं मिलता जो है, आकर दूसरे लोग छुड़ाए हैं। तो क्यों ऐसा, क्यों की सुनवाई नहीं हो रही है आपकी जमीन के लेके? क्यों ऐसा, क्या कारण था? ऐसे सुनवाई सर नहीं हो रही है। जा रहे हैं थाने में तो वही बोल रहे हैं कि वही बात अटक जा रही है कि जैसे वो पैसा दे रहा है, पैसा देकर बात ही रफा दफा हो जाती है। वहाँ पर जाते हैं, हाँ सेक्रेटरी वो पद पे है, वो धाव जमा रहा है अपने नौकरी के लेकर कि हम सेक्रेटरी है, जाओ तुम लोग जहाँ चले जाओ, बहन में तुम लोगों को कोई सुनवाई नहीं। उनकी पोस्टिंग पौई है, पौई में नौकरी करता है और मदिया पार्क का निवासी है सर। तो आपका क्या लगता है, आपके पड़ीदार हैं? आप हमारी पड़दार नहीं है, वो पड़ोसी हैं। पड़दार होते तो कोई बात होता, लेकिन वो पड़ोसी हैं। पड़ोसी के नाते वो धाव जमा रहा है। और आधा तो जमीन सर हमारा कब्जा कर लिया है, आधा जमीन तो कब्जा कर लिया है, आधा जो बचा था तो बाउंड्री लगाए थे। तो ये जो चोट लगी है जो वीडियो में दिख रहा है, जिसके मारे, पुलिस ने FIR दर्ज किया? हाँ FIR दर्ज किया, पुलिस वाले ने किए। कितने लोग को उसमें मुजरिम बनाए हैं? कोई जो है कि कितने लोग के मुजरिम बनाए हैं, कोई मारे थे आपको? कितने लोग मारे थे? रिंका, पिंका, मेनिका, प्रेमा और अंशिका और सरोजा, 2 सरोजा हैं, उनकी भाभी हैं 2, वो लोग हैं। और उनकी भाई जो भाई हैं, जो उनके पिता है राधेश्याम, विवेक। आज आप मंत्री जी से आई थी, क्यों, मतलब क्या करिए? FIR तो दर्ज हो चुका है, क्यों? FIR तो दर्ज हो गया सर, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारा न्याय मिले, हमको न्याय मिले। FIR दर्ज होने के बाद कुछ वो कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि अपना FIR वापस लीजिए, नहीं तो हम तुम लोगों को जान से मार देंगे। धमकी बार बार आ रही है कि वापस लीजिए, आप वापस लीजिए। आप लोग घर में कितने लोग हैं? हम लोग घर में खाली है ही, हमारी मम्मी है, हमारी छोटी बहन है, एक भाई है, एक पिता को तो पहले मार दिए, घायल कर दिए, वो तो बोलने ही लायक नहीं है सर। हम लोग, हमारी मम्मी, हमारी छोटी बहन और हम लोग घायल थे। हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों को सजा मिले। कहाँ से एक बार नहीं मारे हैं वो लोग, 3 बार मार चुके हैं, कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये लोग सोचते हैं कि जब 2 बार मार चुके कुछ नहीं हुआ, उन लोगों की हिम्मत बढ़ी हुई है। हम लोग सोचते हैं उन लोगों को जो है सजा हो, इसीलिए कि उन लोगों को हिम्मत घटे, फिर दोबारा ऐसा घटना ना करें, हम लोग सोचते हैं। इसलिए हमको न्याय मिलना चाहिए, हम निवेदन करते हैं कि हमको न्याय चाहिए। तो इस मामले में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि सोशल मीडिया पर मारपीट के वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में SP ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद 5 नामजद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जाँच की जा रही है, जाँच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है चिराग जैन SP ग्रामीण का, सुनिए। मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, अतरौलिया का है, क्या है पूरा?
देखिए, थाना अतरौलिया के गांव मदिया पार से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया है। इसमें एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग आपस में एक दूसरे को मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 5 नामजद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना प्रचलित है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज पीड़िता ओम प्रकाश राजवंशी मंत्री के यहाँ गई थी, आरोप लगा रही है कि जो मेन मुजरिम है लालजी, उपवही का सेक्रेटरी है, वो दबाव दे रहा है कि मुकदमा वापस ले लिया जाए, नहीं तो हम आप लोग को मरा देंगे। सेक्रेटरी उनका इसलिए ये सभी तथ्यों का संज्ञान लेकर जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई कराएंगे। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के सभागार में साधारण सभा की आपात बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अरविंद कुमार पाठक एडवोकेट तथा संचालन संघ के मंत्री रणधीर सिंह एडवोकेट ने किया। बैठक में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व पारित प्रस्ताव दिनांक 16 दिसंबर के क्रम में पारित प्रस्ताव दिनांक 23 दिसंबर व दिनांक 24 दिसंबर पर विचारोपरांत सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि जिलाधिकारी द्वारा काल बाधित तजवीज़सानी व अपील व वाद पत्र आदि न लिए जाने के कारण सदन द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 16 दिसंबर के क्रम में जो मांगे रखी गई थी, उन मांगों पर जिलाधिकारी द्वारा ध्यान न देने के कारण विरोध स्वरूप 26 दिसंबर को समस्त अधिवक्तागण संपूर्ण दिन समस्त न्यायालयों में न्यायिक कार्य में प्रतिभाग नहीं करेंगे तथा साथ ही साथ धरना प्रदर्शन व चक्रमण का कार्यक्रम किया जाएगा। यह कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाता है कि जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त पत्र दिनांक 24 दिसंबर के क्रम में मांगों को लेकर वार्ता हेतु मंत्री जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित करें। वार्ता में 9 सूत्रीय मांगों के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 18 नवंबर को भी रखा जाए। प्रस्ताव की प्रतिलिपि जिलाधिकारी आजमगढ़ एवं उप संचालक चकबंदी तथा न्यायालय विकास प्राधिकरण को इस आशय से प्रेषित किया जाए कि अधिवक्तागण के न्यायिक कार्य संपादन में उपस्थित न होने के कारण वादकारियों का कोई अहित न हो। क्या कुछ कहना अरविंद पाठक अध्यक्ष और रणधीर सिंह मंत्री का, सुनिए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। सर, आप लोग प्रदर्शन के बाद आज धरने पर बैठे हैं, किस तरह की मांगों को लेकर जिलाधिकारी से मांग कर रहे हैं? हम लोग तो प्रदर्शन करके धरने पर लगभग 3 दिन से बैठ रहे हैं। आज हमारा चौथा दिन था और मांग हमारी यह है कि जो कालबाधित दावा, जैसे आप एग्जाम्पल में समझ लें कि पट्टा हुआ, निरस्तीकरण का दावा करना है तो पट्टा तो कभी हो जाता है, लेकिन जनता जब उससे दुखी होती है तो हो जाती है निरस्तीकरण के लिए, तो वो दावा लेने से उन्होंने मना कर दिया। कोई दावा अनुपस्थिति में खारिज हो गया तो शपथ पत्र लगा के हमको रीओपन करते हैं, जिसको तैसानी कहते हैं, तो उसको भी उन्होंने लेने से मना कर दिया। स्थिति क्या हो गई कि जब डीएम के न्यायालय से मना हो जाएगा तो जितने राजस्व अधिकारी जनपद में हैं वो सब पे लागू होता है, तो ये सभी न्यायालय ये करना शुरू कर दिए, तो जिसके कारण हमें सड़क पर करना पड़ा। और इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, हमारी जो जनता से जुड़ाव है, जो सम्मान है, हमारी लड़ाई उससे है, और जो हमारे वादिकारी हैं काश्तकार हैं, सीधे उनका नुकसान होगा। काश्तकारों की समस्या को लेकर? हाँ बिल्कुल, हाँ, काश्तकार के लिए काश्तकारों का निस्तारण कैसे होगा की समस्या की? देखिए, काश्तकारों को समस्या के लिए हम लोग उतरे हैं, और एक चीज़ और बता दे रहे हैं, वकील जो है हमेशा दूसरे की ही समस्या लेकर उतरता है, और काश्तकार, वकील और अदालत, ये तीनों का एक जुड़ा होता है, तो इसमें से किसी एक को अगर दुखी किया जाएगा तो कहीं न कहीं से उनका भी बाधित होगा, हमारा भी होगा, और काश्तकार का तो नुकसान ही होगा। लेकिन अब काश्तकार का नुकसान न हो उसके लिए हमको सड़क उतरना पड़ा। 18/11 को 9 सूत्री मांग थी, तो जिसमें पूरे जनपद में जितने राजस्व न्यायालय हैं, चाहे वो तहसील के हों, चाहे वो सेंट्रल बार के हों, चाहे दीवानी बार के हों, सबके लिए एक सामूहिक थी। तो जिसके लिए जब हम लोग उतरे और वार्ता हुई, उन्होंने एक लिख के हमको दिया कि नहीं ये सब चीज़ें मान ली गई हैं, लेकिन उस पर क्रियान्वयन आज तक नहीं हुआ। तब तक बीच में उन्होंने एक शकूफा ये डाल दिया कि हम दावे नहीं लेंगे, तो जब दावे नहीं लेंगे तो हम काश्तकार हित को देखेंगे कैसे, हम कैसे समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमने प्रयास किया उनसे, और मिला भी हमने व्यक्तिगत, तो उन्होंने कहा कि नहीं, शासन स्तर सबसे बात करना है, जो चीज़ संविधान में चेंज होने के बाद परिवर्तित हो सकती है तो उसके लिए आप शासन से कौन सी बात करेंगे, और वो केवल व्यक्तिगत आजमगढ़ के लिए तो हो नहीं सकता है, कोई भी परिवर्तन होगा तो ऑल वर्ल्ड होगा,
ऑल इंडिया होगा, ऑल यूपी होगा, परिवर्तन होगा। सिर्फ आजमगढ़ के लिए तो कुछ होना नहीं है। तो ये कहीं कहीं डीएम साहब की मनमानी है और जो एक उलझा के रखते हैं। और सर ये कार्रवाई नहीं हो रही है, बात को निस्तार नहीं किया जा रहा है, खारिज कर दिया जा रहा है। हाँ, क्या वजह है सर? जी मैं उस पर भी बता देता हूँ। देखिए डीएम साहब की जो मंशा है, सरकार की मंशा है कि जितने मुकदमे हैं जल्दी से जल्दी निर्णय हो, उनकी मंशा ये है। और डीएम साहब की क्या मंशा है कि दावे रोक दो और जो पड़ा है उसको अदम पैरवी में खारिज कर दो और सूचना सरकार को दे दो कि हो गए। अब जब उस अदम पैरवी के खिलाफ हम रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं तो नहीं ले रहे हैं, जबकि अदम पैरवी के खिलाफ न हम अपील में जा सकते हैं, न हाई कोर्ट जा सकते हैं। जबकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है। अब बाकी आया हुआ कई व्यवस्थाएं आई कि नहीं, आप विधिवत दोनों पक्ष को सुनेंगे और सुनने के बाद आप निर्णय देंगे। तो उनकी केवल ये मनता है कि सरकार ने कहा निर्णय दीजिए, तो दावा रोको और फट से जो है उसको खारिज कर दो, तो हो जाए। यही मनमाना चल रहा है। ये सर आपने प्रशासन में किसी प्रकार की जानकारी दी है किसी स्तर से? हाँ, जानकारी हमने राजस्व परिषद के चेयरमैन को दिया है और कानून जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उनको हमने दिया है, सीधे मुख्यमंत्री को हमने दिया है। ये सारे पत्र हमने दे दिया है। अगर सब मांगे नहीं पूरी हुई तो किस स्तर पर जाएंगे? देखिए मैं तो बाकायदे वो वहाँ पे जहाँ आंदोलन हमारा हो रहा तिराहे पे, मैंने वहाँ भी कह रखा है कि ये मांगे हमारी जनमीन है, ये जनता से जुड़ी हुई है और अधिवक्ता तभी मानेगा जब उसकी मांगे पूरी हो जाएगी। सर क्या अधिवक्ता के साथ वो काश्तकार भी हो सकते हैं जब धरने पर? उतर रहे हैं। आज से आना शुरू कर दिए। आज से जो हमारे वादकारी हैं, बल्कि वो उनके समझ में आ गया कि आपकी मांगे क्या हैं, तो वो हमारे साथ हो गए। मोहरिर संघ हमारा आ गया, टाइपिस्ट आ गया, जनता हमारी आ रही है। अब इसका नया आगाज अगर वो 2-3 दिन में नहीं माने तो आज मैंने भरे मंच में कहा है कि नई साल में नया आगाज हम करेंगे, जब तक आप नहीं मानेंगे। क्या कहना चाहिए? पूरा मामला यह है कि 16 तारीख को हमने जो है जन समस्या यह है कि जिलाधिकारी के पेशकार विपुल सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी ने कालबाधित तजवीज़ानी बात पत्र अपील निगरानी लेने से मौखिक रूप से मना कर दिया है। हम लोगों ने कहा कि कोई लिखित आदेश हो तो दिखाइए, उनके द्वारा कोई लिखित आदेश नहीं दिखाया गया। ऐसी स्थिति में जो उनके अवर न्यायालय हैं, उनके द्वारा जो कार्य है बिना नोटिस सम्मन के किया जाता है, परिणाम है कि आप 6 महीने लेट हो गए तो आपका मूल अधिकार ही खत्म हो गया दावा करने का। तो ऐसे ये जो मूल अधिकार के खिलाफ जो है, ये जिलाधिकारी ने मौखिक आदेश दे दिया। बात पत्र दाखिल करना व्यक्ति का संविधान के तहत प्रदत्त अधिकार है और उन अधिकारों के विपरीत, और जो भारतीय अगर विलम्ब हुआ है तो केंद्रीय कानून है भारतीय परिसीमा अधिनियम, जो विशेष परिस्थितियों में जरा सा बोलते रहिए, केंद्रीय कानून है वो लागू होगा और आप दफ़ा 5 का लाभ मांगते हुए दावा दाखिल करेंगे, लेकिन उनके द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। हमने जो हड़ताल किया वो 16 को टोकन स्ट्राइक करके उन्हें चेतावनी दिया कि 3 दिन में अगर आप सुधार कर लेंगे तो हमको सड़क पे आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे प्रस्ताव पे और हमारे आंदोलन पे को नज़रअंदाज करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने उसकी अनदेखी किया। परिणाम स्वरूप 20 तारीख से हम लगातार जो है चक्रमण पे और नारेबाजी पे, धरने पे हैं। और ऐसी स्थिति में जो है कल उनका एक पत्र आया जो है 24 तारीख को, जिसमें 12:15 बजे पत्र आया और 12:30 बजे का समय दिया गया वार्ता के लिए। हमने ये कहा कि 15 मिनट में वार्ता संभव नहीं है और हम अवगत कराएंगे, आप हमको पत्र देंगे, आज हम सदन में रखेंगे। सदन का निर्णय है, सदन में हमने वो पत्र रखा, सदन के निर्णय से हमने उनको पत्र दिया। आज भी दूरभाष में संपर्क किया जा रहा है कि केवल अध्यक्ष मंत्री 2 लोग आए, पहले बात कर लें। चूँकि निर्णय सदन का है और सदन में बिना प्रतिनिधिमंडल के हम उनसे वार्ता नहीं कर सकते और बिना प्रतिनिधिमंडल के उसका हल नहीं निकल सकता। ऐसी परिस्थितियों में जो है जब उनका पत्र आएगा तो हम बात करेंगे, और जब तक जो है इन समस्याओं का माकूल समाधान नहीं हो जाता, वाजिब समाधान नहीं हो जाता, तब तक यह धरना प्रदर्शन और हड़ताल जारी रहेगी। समस्या क्या है? समस्या आपको बताया ना कि जिलाधिकारी द्वारा जो है कालबाधित जो मियाद से बाहर हो जाती है वह बाद निगरानी अपील नहीं ली जा रही है, और वह उनके मौखिक आदेश पे। तो जब जिलाधिकारी नहीं ले रहे हैं तो जो उनके अधीनस्थ एसडीएम न्यायालय हैं वहाँ वो अभी लागू है, अभी नहीं। वार्ता होनी है, किस प्रकार की वार्ता है? यह वार्ता इन्हीं समस्याओं को लेकर के है, और इस समस्या के साथ अब 9 सूत्री समस्या जो जिले में व्याप्त है भ्रष्टाचार, उसको लेके आज सदन ने कहा कि इसको भी उसमें जोड़ लिया जाए। और चूंकि उन्होंने अपने
पिछली वार्ता में आश्वासन दिया था, हमको लिखित दिया था कि हम जो है इस पर सुधार करेंगे, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ। जैसे आपकी मांगों को पूरी करने के लिए वार्ता की जा रही है या फिर आप समझाने के लिए इस तरह से धरना मत करिए, ये क्या वार्ता है? अब वो तो जिलाधिकारी महोदय से जब वार्ता होगी, जहाँ तक दिख रहा है तो उनका तो कुत्सित प्रयास है कि अधिवक्ताओं की एकता को तोड़ा जाए, इसलिए कि बार बार उनका प्रयास है कि दो लोग आके बात कर लें। जब हमारे सदन से पारित है कि पूरा सदन जो है एक जो प्रतिनिधिमंडल बनाया है वो बात करेगा, तो बिना प्रतिनिधिमंडल के वार्ता कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इस समस्या से किनको किनको परेशानियां आ रही है? इस समस्या से हमारे जिले की हर जनता जो है, जिसको दावा दाखिल करना है और वो नहीं जान पाया कि उससे गलती नहीं हुई, इन लोगों के लापरवाही के कारण नोटिस सम्मन नहीं दिया गया, एक पक्षीय आदेश हो गया, उसको पक्षकार नहीं बनाया गया, आदेश हो गया। तो ऐसे स्थिति में जब वो जाना मौके पे तो आ रहा है अगर, तो उसका दावा लिया ही नहीं जाएगा, तो उसके मूल अधिकार प्रभावित होंगे, उसके दावा दाखिल करने का अधिकार प्रभावित होगा, उसको न्याय कहीं नहीं मिल पाएगा। अगर डीएम महोदय के यहाँ से वो खारिज नहीं होगा, बहाल नहीं होगा, हम तो ये कहेंगे ना कि जो है आप लीजिए, और यही जो कानून है, कानून के ऊपर, संविधान के ऊपर जिलाधिकारी महोदय नहीं। ठीक, तो काश तक तो खबर आजमगढ़ से, जहां नारी शक्ति संस्थान का वार्षिकोत्सव शहर के सीताराम मोहल्ला स्थित केंद्रीय कार्यालय के सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें संस्थान की नई कार्यकारिणी की घोषणा हुई। नवनियुक्त पदाधिकारी एवं सदस्यों को नारी शक्ति संरक्षक रानी अनामिका सिंह ने शपथ दिलाया। वार्षिकोत्सव को शुभारंभ मां दुर्गा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद संस्थान के ध्येय गीत से कार्यक्रम का आगाज हुआ। वर्ष 2026 हेतु सर्वसम्मति से नारी शक्ति संस्थान के अध्यक्ष मंजू उपाध्याय को घोषित किया गया। साथ ही उनके कार्यकारिणी में कार्यकारी अध्यक्ष अर्चना वत्सल, महामंत्री रिंकी प्रशांत, कोषाध्यक्ष रश्मि डालमिया, सह कोषाध्यक्ष आभा अग्रवाल मनोनीत किया गया। वहीं पूनम यशपाल सिंह, अमिता अग्रवाल, ममता राय को उपाध्यक्ष घोषित किया गया। साथ ही प्रतिभा पाठक, अनीता श्रीवास्तव, मीना सैनी को मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। वहीं कार्यालय प्रभारी के रूप में नीतू सौम्य नामित की गई। इसके अलावा नारी शक्ति सुधा तिवारी, डॉक्टर नेहा दुबे, दीपशिखा पांडे, विदुषी अस्थाना, अनीता आलोक श्रीवास्तव, प्रियंका पांडे, मधु त्रिपाठी, जरीना खातून, फरहत खान, रानी अनामिका सिंह, प्रियंका राय व डॉक्टर प्रीति गुप्ता को संरक्षक नियुक्त किया गया। अंत में नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए संस्थान की सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी ने कहा कि वर्षों से संगठन नारी हितों की रक्षा करते हुए लगातार कार्य कर रही है। आजमगढ़ संगठन को और धार देने के लिए सर्वसम्मति से नवीन कार्यकारिणी का घोषणा किया जाता है। वहीं अध्यक्षता दीपशिखा पांडे व संचालन अंशु अस्थाना ने किया। इस मौके पर नारी शक्ति संस्थान के सभी सदस्य, संरक्षक, पदाधिकारीगण मौजूद रहे। तो ये खबर आजमगढ़ से, यहाँ करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अंतर्गत आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता इस वर्ष विशेष रूप से वीर बाल दिवस एवं शहीद सप्ताह को समर्पित रही। यह आयोजन न केवल विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा को निखारने का मंच बना, बल्कि इसके माध्यम से छात्रों में देश प्रेम, साहस, त्याग, अनुशासन और नैतिक मूल्य को आत्मसात करने का भी सशक्त प्रयास किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल एवं प्रधानाचार्य दीपाली भुसकुटे ने किया। उद्घाटन समारोह के दौरान विद्यार्थियों द्वारा आकर्षण मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया, जिसने सभी उपस्थित सभी विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित किया। इसके पश्चात छात्रों को खेल भावना, अनुशासन, ईमानदारी एवं देश के प्रति समर्पण की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को वीर बाल दिवस के महत्व से विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया। विद्यार्थियों को यह संदेश दिया गया कि वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती और साहस, सच्चाई एवं आत्मबल से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। उद्घाटन समारोह के पश्चात खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 11 तक के छात्र छात्राओं ने पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ भाग लिया। प्रतियोगिताओं में ट्रैक एवं फील्ड दोनों प्रकार के खेल शामिल रहे। मुख्य प्रतियोगिता में छात्राओं में 100 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान यूरेनस सदन से कीर्ति यादव, द्वितीय स्थान पर नेपच्यून सदन से जानवी राय एवं तृतीय स्थान पर वीनस सदन की पायल उपाध्याय ने बाजी मारी। 200 मीटर दौड़ में जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान मार सदन से जीशान खान, द्वितीय स्थान पर वीनस सदन से कृष्णा प्रजापति तथा तृतीय स्थान पर यूरेनस सदन से विवेक सिंह ने अपना परचम लहराया। सीनियर वर्ग में 400 मीटर में प्रथम स्थान मार सदन से प्रांजल पांडे, द्वितीय स्थान पर वीनस सदन से अमन, तृतीय स्थित पर वीनस सदन से अंशुमान एवं 800 मीटर दौड़ में वीनस सदन से वैभव राय प्रथम स्थान, यूरेनस सदन से कृष्णा यादव द्वितीय स्थान तथा तृतीय स्थान पर नेपच्यून सदन से अथर्व रत्नम ने विजय का परचम लहराया।
छात्राओं ने रिले रेस में प्रथम स्थान पर मार्सदन लॉन्ग जंप में प्रथम स्थान मार्सदन से श्रेया सिंह तथा छात्र वर्ग में हाई जंप में प्रथम स्थान यूरेनस सदन से आर्यन मौर्य ने विजय का परचम लहराया। बता दें कि 60 फुट बालक वर्ग में प्रथम स्थान मार सदन से समर प्रताप तथा बालिका वर्ग में नेपच्यून सदन से आराध्या सिंह ने विजय का खिताब हासिल किया। भाला फेंक में प्रथम स्थान वीनस सदन से गंतव्य यादव ने प्राप्त किया तथा रस्साकसी में बालक वर्ग में प्रथम स्थान वीनस सदन एवं बालिका वर्ग में प्रथम स्थान मार सदन ने अपना परचम लहराया। आपको बता दें कि दौड़ प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी गति, सहन शक्ति और एकाग्रता का शानदार प्रदर्शन किया। फील्ड इवेंट्स में छात्रों की शारीरिक क्षमता, संतुलन और तकनीकी दक्षता देखने योग्य रही। टग ऑफ वार और रिले रेस के दौरान खेल मैदान तालियों और उत्साह से गूंज उठा। नमस्कार आजमगढ़। इस 31 दिसंबर को पूरा शहर झूम उठने वाला है क्योंकि होटल गोल्डन फॉर्च्यून आजमगढ़ लेकर आ रहा है न्यू ईयर ईव का सबसे धमाकेदार इवेंट। इस रात को और खास बनाने आ रहे हैं सन ऑफ साबरी ब्रदर्स अपनी सोफी और सोलफुल आवाज के साथ, और डांस फ्लोर को फायर बनाएंगी डीजे साहिबा अपनी हाई एनर्जी बीट्स के साथ। एक ही रात, एक ही स्टेज एंड सो मच ऑफ डबल धमाका। ये पूरा शो फनकार के द्वारा क्यूरेटेड है जहां एंटरटेनमेंट का लेवल हमेशा टॉप नॉच होता है। तो वेन्यू याद रखिएगा, होटल गोल्डन फॉर्च्यून आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।